हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आज का जो हम लोग सेशन करने वाले हैं जीव विज्ञान का है, ठीक ना। अनसॉल्व सेट जो है जीव विज्ञान का, देखिए कौन सा कराएंगे हम। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए सेट नंबर 1 हो चुका है। सेट नंबर 1 आपका ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर देखिए। सेट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट में 1 शॉट जाकर देखिए, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए आपका सेट नंबर 3 आ गया है। कौन सा? सेट नंबर 3 आ गया है। और सेट नंबर 3 को आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग शुरू करते हैं ना देर करते हुए। तो यहाँ पर देखिए पहला, यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी प्रश्न आपका आता है। इसका जो जीव विज्ञान का जो अनसॉल्व सेट है 3 है, 2024। कोड नंबर इसका है 348 GI, बायोलॉजी है, ठीक है। अब हम लोग चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री यानी कि मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? तो जो पुष्पों में कौन सा ऐसा अंग होता है, पुष्पों में कौन सा ऐसा अंग होता है जो स्त्री यानी कि मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें आता है आपका पहला ही ऑप्शन सही है, जायांग, ठीक है। कौन सा? जायांग ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जायांग, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं? पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए पहला 1, दूसरा 1 जोड़ी, दूसरा 2 जोड़ी, 3 जोड़ी। तो जो पुरुष जनन तंत्र में वृषण पाए जाते हैं, 1 जोड़ी पाए जाते हैं। वृषण का मतलब वही अंडकोश को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका वृषण जो होता है 1 जोड़ी पाए जाते हैं, यानी कि डबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एमआरआई जो बोलते हैं ना, एमआरआई। तो यहाँ पर देखिए एमआरआई संकेताक्षर का पूर्ण रूप है। तो यहाँ पर जो एमआरआई है इसका जो पूर्ण रूप है आपका, ये आपका सेकेंड वाला ऑप्शन से हो जाएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक ना। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए घ वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दात्र कोशिका अरक्तता रोग किस प्रकार के उत्परिवर्तन का उदाहरण है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 दिया है बिंदु उत्परिवर्तन, ऑप्शन 2 दिया है असुगुणिता, और ऑप्शन 3 दिया है आपका कौन सा, विलोपन, और ऑप्शन 4 दिया है स्थानांतरण। तो इसमें आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, बिंदु उत्परिवर्तन, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं हम लोग अति लघु उत्तरी प्रश्न, जो प्रश्न नंबर 2 है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए डाउन, ये भी आपका 1 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 1 अंक का होता है, ठीक है। ये 1 अंक का होता है, इसमें बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, जो पूछा है वही लिख देते हैं। यहाँ पर पूछा क्या है, डाउन सिंड्रोम विकार गुणसूत्र के किस जोड़े पर असामान्यता के कारण होता है? तो आपका जो डाउन सिंड्रोम आपका रोग होता है, ये देखिए डाउन सिंड्रोम विकार 21वीं जोड़ी के अतिरिक्त क्रोमोसोम की उपस्थिति के कारण होता है। किस जोड़ी के? 21वीं जोड़ी। जो आप में 21वीं जोड़ी होती है, 23 जोड़ी होते हैं ना क्रोमोसोम, जो गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़ी होते हैं। तो ये जो 21वीं जोड़ी होती है, इसी के अतिरिक्त इसी में एक और गुणसूत्र जुड़ जाता है, इसी के अधिकता के कारण ये डाउन सिंड्रोम विकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न नंबर 2 का ख है। प्रश्न नंबर 2 का ख कह रहा है कि स्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी एक गर्भ निरोधक का नाम लिखिए। तो मैं इसको देखिए लिखा हूँ, स्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक गर्भ निरोधक का नाम, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। मैं इसको पढ़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़िए। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा है तो आंसर भी उसका वैसा ही होगा, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। इसमें कोई देखिए कोई शर्माने वाली या कोई वो वाली बात नहीं है। तो जीव विज्ञान है तो हमको बायोलॉजी, आपको पता ही होगी बायोलॉजी क्यों पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो बायोलॉजी की जानकारी आप लोग रखिए और ये सब पढ़ते रहिए, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 का ग है, कह रहा है कि आरएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? सिंपल सी बात है, आरएनए में राइबोज शर्करा उपस्थित होती है। कौन सी? आरएनए में राइबोज शर्करा उपस्थित होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 का घ है,
नर युग्मक कोद्भिद का विकास पुष्प के किस अंग में होता है? तो नर युग्मक का जो विकास पुष्प के किस अंग में होता है? तो यहाँ पर देखिए लिखा हो नर युग्मक कोद्भिद का विकास पुष्प के लघु बीजाणुधानी में होता है। किस अंग में होता है? लघु बीजाणुधानी में होता है, ठीक ना। तो यहाँ तक आपका प्रश्न नंबर अंगा वाला देखिए यहाँ पर, नर जनन कोशिकाएं, नर जनन कोशिकाएं किस प्रकार के विभाजन के पश्चात शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? तो किस प्रकार के विभाजन के पश्चात शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? तो यहाँ पर देखिए नर जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। किसके द्वारा? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो यहाँ तक हुआ। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट वाले यानी कि प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए हम लोग प्रश्न नंबर 3 का क वाला देखिए, पीयूष ग्रंथि के 2 कार्य लिखिए। बस 2 कार्य लिखना। पीयूष ग्रंथि के देखिए 2 कार्य। यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को संदेश भेजती है। क्या करती है? मैसेंजर होता है, ये मैसेज भेजती है, ठीक है, संदेश भेजती है, जिससे रक्तचाप, जो आपका रक्तचाप होता है, बीपी जिसे बोलते हैं, ठीक है, रक्तचाप, हृदय गति, इसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, इसको ब्लड प्रेशर बीपी बोलते हैं, और हृदय गति और श्वास जैसी चीजें नियंत्रित होती हैं, ठीक ना। पीयूष ग्रंथि क्या करता है? यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को संदेश भेजता है, जिससे आपका रक्तचाप जो बीपी होता है, हृदय गति जो होता है, श्वास जैसी चीजें जो होती हैं, वो सब क्या करती है? ये नियंत्रित होती है, ठीक ना, इसके संदेश भेजने से। दूसरा इसमें है यह विकास चयापचय, यानी कि अपचय अपचय आप पढ़े होंगे, चयापचय इसमें लिखा है, और प्रजनन को नियंत्रित करती है, ठीक ना। यह विकास चयापचय और प्रजनन को क्या करती है? नियंत्रित करती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है परनिषेचन को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर परनिषेचन है, ठीक ना, गलत हो जाता है लिखते लिखते कहीं कहीं। तो यहाँ पर देखिए नर व मादा युग्मक अलग अलग जनन उत्पन्न करते हैं। जो नर व मादा युग्मक होते हैं क्या करते हैं? अलग अलग जनक उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर जनक है, जनक उत्पन्न करते हैं। इस कारण 2 जनकों की आवश्यकता होती है। किस कारण? इस कारण 2 जनकों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। यह क्या है? एक सामान्य प्रक्रिया है। इसमें भिन्नता अधिक उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है? भिन्नता अधिक उत्पन्न होती है। जैसे इसमें भिन्न भिन्न चीजें आ जाती हैं, जैसे मनुष्य में, या ये जो परनिषेचन होता है ये मनुष्य में होता है, पक्षियों में होता है। किसमें होता है? मनुष्यों में होता है और पक्षियों में होता है परनिषेचन। तो इसमें देखिए नर व मादा युग्मक अलग अलग जनक उत्पन्न करते हैं। इस कारण 2 जनकों की आवश्यकता होती है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इसमें विभिन्नता अधिक उत्पन्न होती है। यह किसमें हो सकती है? मनुष्य में हो सकती है और पक्षियों में हो सकती है। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न नंबर 3 का ग है, ठीक है। तो ये देखिए अनिषेक जनित फल क्या है? अनिषेक जनित फल क्या है? एक उदाहरण दीजिए। अनिषेक जनित फल क्या है? एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर देखिए अनिषेक जनित फल वे फल होते हैं जो बिना निषेचन के विकसित होते हैं और इनमें आमतौर पर बीज नहीं होता। अनिषेक जनित फल के कुछ उदाहरण ये रहे, जैसे जो आपका अनिषेक जनित फल होते हैं ना, उसमें क्या पाया जाता है? बीज नहीं पाया जाता है, और वह बिना निषेचन के बिना संबंध बनाए ये क्या होते हैं? विकसित होते हैं, ठीक ना, यानी कि बिना निषेचन के होते हैं। तो इसमें क्या होता है? बीज नहीं पाया जाता है। जो इस प्रकार के फल होते हैं उसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं केला है, केला में आप बीज नहीं पाएंगे। अंजीर है, अनानास है, अंगूर है आदि, इन चारों चीजों में आप क्या बीज नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 का घ, कह रहा है कि उन्नायक के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। उन्नायक के किन्हीं 2 कार्यों का क्या करना है? वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए उन्नायक डीएनए अनुक्रम है जिसमें आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, ठीक ना। ये क्या है? एक डीएनए अनुक्रम है। इसमें क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? जुड़ता है।
यह ट्रांसक्रिप्शन कारकों और आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ने का काम करता है। यह ट्रांसक्रिप्शन कारकों और आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ने का क्या करता है, कार्य करता है। देखिए कुछ बातें इसकी निम्न है। देखिए यहाँ पर यह ट्रांसक्रिप्शन की तत्वों में से एक है। जो ये आपका उन्नायक है, यह क्या है, ट्रांसक्रिप्शन की तत्वों में से एक है। यह कोडिंग डीएनए के 5 सिरे पर स्थित होता है। जो आपका उन्नायक होता है यह कोडिंग डीएनए कौन सा डीएनए, कोडिंग डीएनए के 5 सिरे पर स्थित होता है। ठीक ना, तो यहाँ तक आपको समझ में आया प्रश्न नंबर 3 के घ तक। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का अंगा वाला। मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखना है। ठीक ना, मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखिए जो वंशानुगति होते हैं। जो रोग, जैसे यहाँ पर देखिए मानव में लिंग संलग्न रोगों के 2 नाम निम्नलिखित हैं। जो 2 नाम क्या है, निम्नलिखित हैं। पहला हीमोफीलिया है, दूसरा वर्णांधता है। ठीक ना, जो हीमोफीलिया है और वर्णांधता। देखिए हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया एक आपका क्या है, लिंग संलग्न रोग है। अगर ये आपके पिता में रोग है तो आपको भी होगा, आपके बच्चों को भी होगा और बच्चे के बच्चों को भी होगा। ठीक ना, ये फैलने वाला रोग है, ये जैसे जेनेटिक्स एक रोग होता है। ठीक ना, हीमोफीलिया और वर्णांधता। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि मानव में कैंसर रोग के कारणों का उल्लेख कीजिए। कैंसर होने के संभावित कारण, उत्तर है कैंसर होने के संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए जो मानव में कैंसर रोग होता है उसके कारण क्या है, वो क्यों होता है, कैसे होता है, किन किन चीज़ों से होता है, कैसे सेवन करते हैं तो होता है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला है धूम्रपान यानी कि सिगरेट या बीड़ी के सेवन से मुंह, गले, फेफड़े, पेट और मूत्राशय का कैंसर होता है। ठीक ना, किससे, धूम्रपान यानी कि सिगरेट और बीड़ी के सेवन से मुंह का कैंसर होता है, गले, फेफड़े, पेट और मूत्राशय का कैंसर होता है। उसमें देखिए दूसरी पॉइंट है तंबाकू से पान, सुपारी, पान मसालों एवं गुटखों के सेवन से मुंह, जीभ, खाने की नली रहेगी, यहाँ पर खाने की नली रहेगी। ठीक है, यहाँ पर नली रहेगी, खाने की नली, पेट, गले, गुर्दे और अग्नाशय का कैंसर होता है। इसमें कौन कौन सा कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है, जीभ का कैंसर होता है, खाने की नली का कैंसर होता है, पेट, गले, गुर्दे और अग्नाशय का कैंसर होता है। किससे, तंबाकू, पान, सुपारी, पान मसाला एवं गुटखा खाने से। यहाँ पर देखिए प्रश्न तीसरा है, तीसरी पॉइंट है कि शराब के सेवन से श्वास नली, भोजन नली और तालू में कैंसर होता है। शराब के सेवन से कौन कौन सा, श्वास नली में कैंसर हो सकता है, भोजन नली में आपके कैंसर हो सकता है और तालू में कैंसर होता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 4 का ख है। प्रश्न नंबर 4 का ख, एलर्जी को उदाहरण सहित समझाइए। तो एलर्जी देखिए 2024 का जो सेट नंबर 2 है 348, जिसका कोड है 348 GH का प्रश्न नंबर 5 का ख देखिए, बहुत विधिवत से लिखिए। प्रश्न नंबर 5 का ख देखिए, ये PDF के लिए है लेकिन हम यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक ना, एलर्जी के बारे में। अभी हम लोग लेकर चलते हैं सेट नंबर 2 में। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एलर्जी के बारे में दिया, एलर्जी पर एक टिप्पणी लिखी, इस प्रकार से पूछा है। तो एलर्जी देखिए क्या है, एलर्जी तब होती है जब किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली पर्यावरण में मौजूद ऐसे पदार्थों पर प्रतिक्रिया करती है जो ज्यादातर लोगों के लिए हानि रहित होते हैं। इन पदार्थों को एलर्जेन के रूप में जाना जाता है और ये धूल के कण, पालतू जानवर, पराग कीड़े, टीक, फफूंद, खाद्य पदार्थ और दवाओं में पाए जाते हैं। जो आपकी एलर्जी है ये कब होती है, जब आप लोग बाहर निकलते हैं, आपको धूप लगती है, धूल के कण लगते हैं, ठीक ना, आसपास के लोगों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं या फिर उनके जूठे भोजन खाते हैं, जूठे पानी पीते हैं, कीड़े मकोड़े आपको, जैसे जानवर भी आपको कभी कभी, कुत्ते बिल्ली जो पालते हैं, पालतू पक्षी जो होते हैं घर में, उनकी वजह से क्या होती है, एलर्जी
होती है। ठीक है, तो एलर्जी ये था। एक बार और देख लीजिए सरसरी निगाह से, एलर्जी तब होती है जब किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली पर्यावरण में मौजूद ऐसे पदार्थों पर प्रतिक्रिया करती है जो ज्यादातर लोगों के लिए हानि रहित होते हैं। इन पदार्थों को एलर्जेन के रूप में जाना जाता है और ये धूल के कण, पालतू जानवर, पराग, कीड़े, टीक, फफूंद, खाद्य पदार्थ और दवाओं में पाए जाते हैं। ठीक ना, जो एलर्जेन होते हैं ये इन्हीं के कारण होती है आपको एलर्जी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो एलर्जेन आपका जो था एलर्जी वाला ये यहाँ पर आपको खत्म हुआ। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 का ग है, कह रहा है कि BOD संकेताक्षर का पूर्ण रूप लिखते हुए इस पर एक टिप्पणी लिखिए। BOD क्या होता है इसको बताना है। ठीक है, BOD यहाँ पर देखिए BOD का हम फुल फॉर्म लिखे हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर कह सकते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं। रासायनिक उर्वरकों में मुख्य रूप से यूरिया, अमोनियम सल्फेट आदि का प्रयोग होता है। जल में शैवाल की वृद्धि होती है। शैवाल के मरने पर यह बैक्टीरिया द्वारा सड़ता है। यह किसके द्वारा सड़ता है? यह बैक्टीरिया द्वारा सड़ता है। तो हम लोग आगे चलते हैं। बैक्टीरिया द्वारा सड़ता है। इस सड़न प्रक्रिया में जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग होता है, जिससे जल में घुले ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। देखिए जो आपका सड़न होता है उस सड़न प्रक्रिया में जो होता है जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ठीक ना, जिससे जल में घुले ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। जब जल में घुले ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है ना, तो जल में जो रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनका क्या होती है? जनसंख्या कम होने लगती है, यानी कि वह खत्म होने लगते हैं, मरने लगते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर आपका 4 का घ है, उत्पादकता पर टिप्पणी लिखिए। उत्पादकता क्या होता है? यहाँ पर देखिए उत्पादकता किसी कार्बनिक जैव पदार्थ जैव मात्रा के परिमाण में ऊर्जा की मात्रा को निरूपित करता है। उत्पादकता क्या करता है? कोई कार्बनिक जैव मात्रा के परिमाण में ऊर्जा की मात्रा को क्या करता है? निरूपित करता है। ठीक ना, ये उत्पादकता का मतलब एक ऊर्जा को निरूपित करने वाला एक कोई मान लीजिए कोई चीज है। ठीक है, जो एक परितंत्र द्वारा स्थिर किया जाता है अथवा इसके घटक प्रति इकाई समय द्वारा, जैसे ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर या वर्ष कह सकते हैं। ठीक है, ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर या फिर कह सकते हैं वर्ष। इसके मान का उपयोग विभिन्न परितंत्र की उत्पादकता की तुलना करने में किया जाता है। उत्पादकता दो प्रकार की होती है। कौन सी? प्राथमिक तथा द्वितीयक उत्पादकता। ये प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादकता आपका जो नेक्स्ट सेट था, अरे पहले वाला जो सेट था इससे पहले वाला यानी कि सेट नंबर 2 उसमें पूछा था प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादकता में अंतर पूछा था। ठीक है, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। अब देखिए आपका आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का क है, बोल रहा है कि न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यहाँ पर देखिए सेट नंबर 2 कोड नंबर 348 HG प्रश्न नंबर 4 का ग देखिए। कौन सा देखना है? प्रश्न नंबर 4 का ग देखना। चलिए चलते हैं वहां पर। तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोटाइड पर एक टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 का ग में पूछा है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो देखिए न्यूक्लियोटाइड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के द्वारा बना यौगिक है। जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है वो किसके द्वारा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और किसके द्वारा? नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के द्वारा बना यौगिक है। इसका प्रत्येक अणु 5 कार्बन युक्त पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षारक तथा फास्फोरिक अम्ल और इधर देखिए अम्ल से बना होता है। किससे बना होता है? फास्फोरिक अम्ल से बना होता है। ये तीनों अणु आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़कर न्यूक्लियोटाइड के जटिल अणु का निर्माण करते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है? शर्करा आता है, नाइट्रोजन युक्त क्षार आते हैं, फास्फोरिक अम्ल आता है। ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं?
एक जटिल अणु का निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोटाइड के एक जटिल अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक ना। इसमें आपका फास्फोरस भी रहता है, देखिए फास्फोरिक अम्ल है, नाइट्रोजन युक्त क्षारक है, शर्करा है। तो हम लोग चलते हैं, तो आपका यहाँ पर देखिए बचा आपका है कौन सा, प्रश्न नंबर 5 का ख वाला, संक्रामक रोगों पर टिप्पणी लिखिए। तो ये सेट नंबर 2 कोड नंबर 348 जीएच प्रश्न नंबर 9 का अथवा वाला, अथवा का दूसरा वाला देखिए, अथवा का दूसरा वाला देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखते हैं क्या है। तो ये आपका है संक्रामक रोग, पहला हेडिंग है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग हानिकारक जीवों के कारण होने वाली बीमारी है जो बाहर से शरीर में प्रवेश करते हैं। नजला जुकाम मलेरिया गोनेरिया नजला जुकाम मलेरिया गोनेरिया सिफिलिस आदि संक्रामक रोग आदि क्या है, संक्रामक रोग। संक्रामक रोग जीवाणु कवक विषाणु आदि द्वारा फैलते हैं, ठीक ना। जो संक्रामक रोग होता है जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा और विषाणु द्वारा क्या होते हैं, ये फैलते हैं। संक्रामक रोग का संचारण कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक संचारण करेंगे संपर्क द्वारा। तो यहाँ पर देखिए स्वस्थ व्यक्ति के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है। अगर संपर्क द्वारा करें तो यहाँ पर देखिए स्वच्छ व्यक्ति के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है, यानी कि जो संक्रमित व्यक्ति है स्वस्थ व्यक्ति के नजदीक न जाए। वायु द्वारा, देखिए ये कैसे फैलता है, संचारण वायु द्वारा, छींकने खांसने थूकने व बातचीत करते समय संक्रमित व्यक्ति से निकले सूक्ष्म बिंदुकों द्वारा। ये कैसे फैलता है, बिंदुकों द्वारा। बिंदु जो आप लोग बात करते हैं कभी कभी तो देखते हैं छींटा निकलता है उसमें से, तो उसी के द्वारा फैलता है, उसके द्वारा भी फैलता है। उसके बाद है किसी जंतु के काटने से, जैसे कुत्ता है, मच्छर है, खटमल है आदि, रक्त आधान द्वारा। तो यहाँ पर देखिए मच्छर किसी को काट कर आए, जो संक्रमित व्यक्ति है अगर स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तो उसको भी वो रोग हो जाता है। खटमल काट कर आए, काट ले तो भी रक्त आदान द्वारा हो जाता है, ठीक ना। परोक्ष संचरण, परोक्ष संचरण क्या है, संदूषित जल व भोजन द्वारा होता है। संदूषित कपड़ों बर्तन व सर्जिकल औजारों द्वारा होता है। गंदे हाथों व अंगुलियों द्वारा, किसी के गंदे हाथ हैं अंगुली उसके, अगर उससे आप टच कर रहे हैं तो उससे भी आपको हो जाता है, ठीक ना। और यहाँ पर संक्रमक रोग नियंत्रण एवं निवारण, ये नियंत्रण एवं निवारण है। अब देखिए संक्रामक रोग छूट के रोग होते हैं, जो ये होते हैं संक्रामक रोग क्या होते हैं, छूट के रोग होते हैं, रोग हैं। अब देखिए जो शीघ्र ही हमारी नहीं महामारी, ठीक ना, जो शीघ्र ही महामारी का रूप ले लेते हैं, अतः इसका नियंत्रण एवं निवारण आवश्यक है। व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता के कारण कैसे हम लोग निवारण इसका करते हैं, तो देखिए पहले अपने शरीर को साफ करना, प्रतिदिन स्नान करना व हाथ धोकर भोजन करना। हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथ को साफ करना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, हाथ धोकर भोजन करना चाहिए। पीने के लिए स्वच्छ पानी का उपयोग करना, आप लोग जो पानी पीते हैं वो स्वच्छ होना चाहिए। फल सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खाना, खाने के सभी सामान को ढककर रखना, सोते समय स्वच्छदानी सोते समय मच्छरदानी लगाना, ठीक ना, स्वच्छदानी नहीं, सोते समय मच्छरदानी लगाना। पानी के गड्ढों व दलदल स्थानों की सतह पर मिट्टी का तेल डालना, जो आपके आसपास जो पानी के गड्ढे होते हैं, जो दलदल टाइप होते हैं, वहाँ पर जो स्थान है उसके सतह पर, उसके ऊपरी सतह पर क्या करना है, मिट्टी का तेल भी आप उस पर डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो वायरस से मर जाए। उसके बाद देखिए सामान्य मानव संक्रामक रोग, सामान्य मानव संक्रामक रोग देखिए जुकाम है जो रीनो वायरस द्वारा फैलता है। डेंगू बुखार जो होता है एडिस मादा मच्छर के काटने से फैलता है। स्वाइन फ्लू जो होता है H1N1 वायरस द्वारा फैलता है। चिकनगुनिया जो होता है ये भी वायरस के द्वारा ही फैलता है। जीवाणु द्वारा जो होता है टाइफाइड और निमोनिया होता है। प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया और अमीबता है, ठीक ना, ये प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया और अमीबता। तो यहाँ तक आपको समझ में आया संक्रामक रोग जो था, आपको इतना अच्छा से लिख लेना है, ठीक है। इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। पीडीएफ ले लीजिए, पीडीएफ से खूब पढ़िए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 का ग, समजातता क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये भी देखिए सेट नंबर 1 में है, कोड नंबर 348 जीजी है। प्रश्न नंबर 5 का क देखें। प्रश्न नंबर 5 का कौन देखना है, 5 का क देखना है। तो देखिए अगर आप लोग अंसाल सेट नहीं ले रहे, पीडीएफ
नहीं ले रहे हैं तो इसको बढ़िया से लिख लीजिए, ठीक है। नहीं तो पीडीएफ लेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा। एक बार वीडियो देखेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद पढ़ते रहेंगे तो आपको हर एक चीज याद हो जाएगी बढ़िया से। तो इसमें देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 का क देखते हैं क्या है। तो ये देखिए आपका प्रश्न नंबर 5 का क है, जीव विज्ञान समझाता पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए समझाता क्या है। जीव विज्ञान में दो या अधिक वर्गों में संरचनात्मक समानता या जीन की समानता यह दर्शाती है कि उन प्राणियों के वंशज समान थे। इसी गुण को समझाता कहते हैं। मतलब कोई अगर जीव है, ठीक ना, अगर मान लीजिए कोई जीव है और उसके जो पिता थे और उसका जो लड़का है, उसी गुण को अगर दोनों का गुण मिलता जुलता रहता है तो नहीं कहते हाँ ये उनका लड़का है। नहीं तो कभी कभी ये होता है कि ये लगता है कि उसका दूसरे का लड़का है। तो ये वंशज समान थे, इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, समजातता बोलते हैं, कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए घोड़े का अग्रपाद, जो घोड़े का अग्रपाद होता है उसके बच्चे का भी उसका जो अग्रपाद होगा वैसा ही होगा। मनुष्य की अग्रपाद, पक्षी के पंख, जो पक्षी के पंख हो गए वो उनके बच्चों का भी उसी तरह से पंख होगा, ठीक ना। तो ये सब जो उदाहरण पूछा था, उदाहरण है घोड़े का अग्रपाद, मनुष्य की अग्रपाद, पक्षी के पंख आदि। तो यह समझाता था। एक क्वेश्चन इसमें और हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका प्रश्न नंबर 5 का घ देखेंगे, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और एक वीडियो और बनेगी, चाहे जितने मिनट की हो, उसको भी हम एक वीडियो में समाप्त करेंगे, पूरा 6 से लेके 9 तक। तो यहाँ पर देखिए, अंतःगर्भाशय वीर्यसेचन तकनीक से आप क्या समझते हैं? इस तकनीक का उपयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है? तो अंतःगर्भाशय वीर्यसेचन देखिए हम लोग चलते हैं, उसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखिए अंतःगर्भाशय वीर्यसेचन, कृत्रिम वीर्यसेचन भी कहते हैं इसको, ठीक ना। अंतःगर्भाशय वीर्यसेचन को हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम वीर्यसेचन। कृत्रिम का मतलब जो होता है डॉक्टर द्वारा जो सुई से गर्भ दिया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कृत्रिम वीर्यसेचन या फिर इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, में कृत्रिम साधनों द्वारा मादा के जनन पथ में ऐच्छिक नर के वीर्य को, ऐच्छिक नर यानी कि जो इच्छा के अनुसार अपना दान करता है, ठीक ना, नर के वीर्य को सुई द्वारा पहुंचाया जाता है। मादा में क्या करता है? सुई द्वारा पहुंचाया जाता है। इसमें उत्तम नस्ल के नर पशु का वीर्य एकत्रित करके या तो तुरंत ही अथवा हिमीकृत करके मतलब कुछ देर तक, कुछ दिन तक रख करके, सुरक्षित रख करके उसको करके बाद में प्रयोग में लाया जाता है। उसके वीर्य को बाद में भी प्रयोग में लाया जाता है, उसको एक उचित स्थान पर रख करके, बचा करके, हिमीकृत कर करके, ठीक है। और यहाँ पर देखिए गर्भ धारण कराने के उद्देश्य से मैथुन के बजाय अन्य तरीके से मादा के गर्भाशय में नर का शुक्राणु पहुंचाना ही कृत्रिम वीर्यसेचन कहलाता है, या फिर अंतः गर्भाशय वीर्यसेचन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कृत्रिम वीर्यसेचन का महत्व जो होता है, यहाँ पर देखिए वांछित नस्ल की प्राप्ति में सरलता होती है। और ये वांछित नस्ल मतलब एक अच्छी नस्ल की प्राप्ति में क्या होती है? सरलता होती है। एक नर के वीर्य से कई मादाओं को गर्भित किया जा सकता है। जो आप एक नर के वीर्य से क्या करते हैं? कई मादाओं को क्या किया जा सकता है? गर्भित किया जा सकता है। वीर्य को हिमीकृत करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना अति सरल है। यानी कि अगर वीर्य को हम लोग हिमीकृत करें, अगर बढ़िया से रखा जाए, एक उचित स्थान पर रखा जाए, ठीक ना, तो उसको हम लोग क्या करें? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है उसको ले। अब देखिए एक विदेशों में रखे गए उत्तम नस्ल के सांड के वीर्य की भी प्रयोग में लाया जा सकता है। वीर्य को भी क्या प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर को रहेगा, को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। किसके? सांड के। उत्तम नस्ल के जो सांड होते हैं, जहाँ जो विदेशों में उनका वीर्य रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए आखिरी पॉइंट है यहाँ पर, संक्रामक रोगों के फैलने की संभावनाएं कम हो जाती। इससे क्या होता है? संक्रामक रोगों से फैलने की संभावना क्या हो जाता है? आदमियों में भी और उनमें भी क्या हो जाता है? संक्रामक रोगों के फैलने की संभावनाएं कम हो जाती है, ठीक ना। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 का घ तक पूरा कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी प्रश्न नंबर 6 से लेकर के
प्रश्न नंबर 7, 8, 9 तक पूरा अथवा मथवा सब, ठीक ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं, सब क्वेश्चन को हम कराए हैं, सभी क्वेश्चन को उसमें करा देंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ तक। और आप लोग को मैं बता दूं कि अगर आप लोग पीडीएफ नहीं लेना चाह रहे हैं तो मत लीजिए, लेकिन अगर आप लोग पीडीएफ लेंगे तो आपके लिए इतना लाभदायक होगा कि अच्छे परसेंटेज भी आ सकते हैं उससे, ठीक ना। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग पीडीएफ खरीद लीजिए। तो थैंक यू बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।